हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैं आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ा रही थी, बट आज मैं एनसीईआरटी से हटकर कुछ दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा कोई सब्जेक्ट में लेके आई हूँ। वो जो आपको दूसरा सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी। दोस्तों देखिए, मैं आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी में आपकी हिस्ट्री चल रही है तो वो तो चलेगी ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं जियोग्राफी को भी अब पढ़ाऊँगी। अभी जो मैं प्रेजेंट टाइम में जियोग्राफी पढ़ रही हूँ, भारत और विश्व का भूगोल, तो मैं आपको उसका आज मैं पहला लेसन आपको पढ़ाने वाली हूँ। और उस पहले लेसन में होगा भारत का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपकी जो हिस्ट्री चल रही है, मैं आपको एनसीईआरटी तो पढ़ाऊँगी ही पढ़ाऊँगी, और उसके साथ में मैं आपको अब जियोग्राफी भी पढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या है, आप लोग ऐसे कई फ़ायदे हैं। पहला तो आपका दो सब्जेक्ट साथ में कवर हो जाएगा, और उससे जल्दी भी हो जाएगा सब्जेक्ट, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर भी नहीं आप लगोगे। तो ऐसा क्या होगा, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो अच्छा, आप सबके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको भारत और विश्व का भूगोल, अभी मैं यही पढ़ रही हूँ जियोग्राफी की बुक, तो आज मैं आपको भारत और विश्व के भूगोल से उसके पहले लेसन आपको पढ़ाने वाली हूँ। और उसके पहले लेसन में जैसा कि दिया गया है भारत का सामान्य परिचय, उसके पहले लेसन का नाम ही यही है कि भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों आप जानते हो कि भारत का सामान्य परिचय, जैसे आप कल्पना करिए, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स दी है कि भारत का सामान्य परिचय क्या हो सकता है। भारत का सामान्य परिचय, तो जैसे कि सामान्य परिचय की अगर हम बात करें, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले हम जैसे कि पॉइंट्स ले लें भारत का नामकरण को, फिर भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी बात हम करें, फिर सेकंड पॉइंट जैसे कि भारत के जो भूभाग हैं वो हो गया। तो ऐसे अनेक पॉइंट्स में आपके जनरल इंट्रोडक्शन में भारत के ऐसे कई पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ ही पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, आप 4-5 ही पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, बट दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि आज आपका जो चलेगा जनरल इंट्रोडक्शन, भारत के पूरा टॉपिक रहेगा उसमें, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है भारत एक सामान्य परिचय। यहाँ पे देखिए लिखा है भारत एक सामान्य परिचय, जैसे कि इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। तो आप सबसे पहले ये सुन लीजिए कि मैंने तो हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर अचानक से जियोग्राफी। तो दोस्तों ऐसा आपका 2 सब्जेक्ट साथ में कवर होगा, और आपको एक सब्जेक्ट, अगर आप रोज रेगुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो आप उब भी सकते हो। तो इस वजह से मैंने ये सोचते हुए मैंने जियोग्राफी की भी चैप्टर यहाँ पे मैं ले आई। और आज मैं आपका और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर चल रहा है भारत एक सामान्य परिचय यानी कि इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको यूपीएससी लेवल की जो बुक है भारत और विश्व का भूगोल, वो मैं पढ़ रही हूँ, और उसका पहला लेसन आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे ना, समझोगे, तो कुछ है नहीं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। और अगर आप इसे आसानी से समझ लेते हो तो आपको देखो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैं इसमें आपको मैं 5 पॉइंट्स पढ़ाने वाली हूँ, और वो 5 पॉइंट्स क्या होंगे। तो पहला पॉइंट्स भारत के नामकरण को लेकर होगा, दूसरा पॉइंट्स जैसे भारत का भूभाग हो गया, तीसरा पॉइंट्स भारत का जो नाम जैसे कि हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब है, ये सब कैसे रखा गया। फिर ऐसे मिला के कई 5 पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब ये समझ लो, भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन किसके बारे में, हम आपको बता दें भारत के बारे में, यानी कि इंडिया। तो इंडिया का सामान्य परिचय आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि खासकर तो हम लोग इंडिया में ही रहते हैं, और कल के मतलब कहीं देखो, एग्ज़ाम की बात तो छोड़ दो, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वो तो कंफर्म है। लेकिन अगर हमसे कोई मौखिक पूछ लेता है, जैसे कहीं भी कभी भी, आप भारत का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताओ, जैसे कि हम लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, वैसे ही अगर मुझसे कोई पूछ लिया कि आप मुझे ये बताओ
इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन, तो वहाँ 1 घंटा सोचना पड़ेगा, क्या बताऊँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ। तो अगर आप इसे पढ़ लोगे तो वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, भारत के बारे में। तो आज हम लोग इसमें 1 2 3 4 ऐसे 5 पॉइंट्स हम लोग भारत को लेके पढ़ेंगे। भारत देश यानी कि इंडिया के बारे में, इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात उठा लेते हैं भारत का क्या नामकरण को लेकर। क्या नामकरण किसका, भारत देश का यानी कि इंडिया, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात उठ जाती है नामकरण की, किसकी, भारत की, इंडिया की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि प्राचीन काल से भारत को कई नामों से पुकारा गया है। हमारा देश का नाम जो भारत है उसको प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक नामों से पुकारा गया है। ठीक है, भारत को जैसे हिंदू हो गया, जैसे हिंदुस्तान हो गया, आर्यवर्त हो गया, भारत हो गया, इंडिया, ऐसे कई नाम है भारत के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को ये समझ लें हमारे देश का नाम भारत है और प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा जा चुका है दोस्तों, पुकारा गया है। अब फिर मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप, एक भारत का उपमहाद्वीप समझ लीजिए, भारत के विशाल क्या उपमहाद्वीप को क्या भारतवर्ष के नामों से भी जाना जाता था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नामों से जाना जाता था। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कहा भारत का जनरल इंट्रोडक्शन, तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले भारत के नामकरण की बात आएगी। और नामकरण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश का नाम भारत है और प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। और फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नामों से भी जाना जाता था। उपमहाद्वीप को भारतवर्ष किसके नामों से, भारतवर्ष के नामों से जाना जाता था। किसको, भारत के जो उपमहाद्वीप हैं उन्हें। फिर बात यहाँ पे आ जाती है कि संभव भारत का जो नामकरण है, अब रियल बात ये आती है कि भारत का जो नामकरण है वो ऋग्वेदिक काल के जो भरत थे उनके नाम पर रखा गया भारत का नाम भारत। भारत के नाम पर रखा गया भारत का नाम भारत। एक बात यहाँ समझिए, आपके जो 4 वेद हैं उसमें एक वेद आता है, क्या, उसमें एक वेद आता है ऋग्वेद करके। ठीक है दोस्तों, क्या करके, ऋग्वेद। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख थे उनका क्या नाम था, प्रमुख थे भरत। हाँ, उनका नाम था भरत। इन्हीं के नाम पर भारत का नाम क्या रखा गया, यानी कि भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत रखा गया। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसमें, सबसे मेन पॉइंट्स यही है कि ऋग्वेदिक काल के जो भरत थे, भरत के नाम पर ही क्या रखा गया, भारत के नाम पर ही भारत देश का नाम क्या रखा गया, भारत रखा गया। तो हो गए दोस्तों पहले पॉइंट्स क्लियर। पहले पॉइंट्स यानी कि सामान्य परिचय में, जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो नामकरण की बात आएगी भारत की, जिसे आप कभी भी पूछ सकते हो या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो आपको बताना है
कि ऋग्वैदिक काल के जो भरत थे उनके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब ये तो पॉइंट्स, आपका जो पहला पॉइंट्स था वो तो क्लियर हो गया, नामकरण को लेकर बात उठी है। फिर यहाँ पे एक बात आती है कि वायु पुराण के एक अन्य संदर्भों में दुष्यंत और शकुंतला, एक बात ये समझना, जो भरत थे वो दुष्यंत के पुत्र थे, यानी कि भरत के पिता का नाम था दुष्यंत और माता का नाम था शकुंतला, आपको याद रखना है। शकुंतला, और इनके जो पिता थे उनका नाम था दुष्यंत, भूलना मत। ठीक है, यानी कि ये कौन थे? दुष्यंत जो थे ये भरत के क्या थे? पिता थे। और जो शकुंतला थी वो उनकी माता थी, किसकी? भरत की। यानी कि जब भारत का जनरल इंट्रोडक्शन की बात होगी तो नामकरण की बात आएगी भारत का। और फिर मेन पॉइंट आपको याद ये रखना है कि जो ऋग्वैदिक काल के भरत थे उनके नाम पर रखा गया था भारत का नाम भरत। और फिर भरत के जो पिता का नाम था वो था दुष्यंत और माता का नाम क्या था? शकुंतला। क्लियर दोस्तों? तो अब आपका जो सेकंड पॉइंट है वो यही था कि भरत के जो पिता थे वो थे दुष्यंत और माता जो थी वो थी शकुंतला। ठीक, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, इनका उल्लेख मिलता है वायु पुराण में, ऐसा कहा जाता है, वायु पुराण में मिलता है। और जिसके नाम पर भूभाग का नाम भारत पड़ा। और वास्तव में भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो भरत शब्द है, भरत शब्द, इस भरत शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है सबसे पहले भरत शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है पुराणों में। कहाँ? पुराणों में। आप जानते हो कि पुराणों की संख्या कितनी है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब पुराणों की बात आई है तो मैं आपको बता दूं पुराणों की जो संख्या है वो है 18, यानी कि 18। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ऐसे पॉइंट्स याद रखना, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। बस जैसे कि आप पहला पॉइंट्स हो गया नामकरण को लेके। अब नामकरण में भरत के नाम पर रखा गया, उनके माता पिता का नाम याद कर लीजिएगा। और फिर एक बात ये भी आ जाती है कि इनका उल्लेख किस में मिलता है भरत का? तो जैसे कि पुराणों में मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर हम आपको बताते हैं, भारत जो है जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। भारत क्या था? भारत एक जम्बू द्वीप है, उसका एक दक्षिणी मतलब बिंदु था। क्या ये मतलब भारत जो था ये जम्बू द्वीप का एक दक्षिणी भाग था। भारत एक जम्बू द्वीप है और उस जम्बू द्वीप का एक दक्षिणी भाग था भारत। तो मैं वही बता रही हूँ आपको। और फिर आर्यों का निवास स्थल होने के कारण एक बात याद रखना, मैंने आपको कहा कि दक्षिणी भाग था भारत जम्बू का। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग को नोट करना पड़ेगा। द्वीप, भारत जो है ना, ये भारत जो है ये जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप आता है, द्वीप। भारत जो है ये जम्बू द्वीप का क्या था? दक्षिणी भाग था। क्या था? दक्षिणी भाग था। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि भारत जो था एक जम्बू द्वीप है और उस जम्बू द्वीप का क्या था? दक्षिणी भाग था ये भारत। फिर यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये जो जम्बू द्वीप है यानी दक्षिणी जो भाग है जिसका हिस्सा है भारत, इसका हिस्सा है ना भारत, दक्षिणी भाग का, जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप जो है दक्षिण में तो स्थित है और उसी का सेम एक भाग है भारत। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे एक बात ये आती है कि आर्य जो थे, कौन? आर्य। आर्य आप लोगों ने सुना होगा। आर्यों ने जब क्या किया?
आर्यों का यहाँ पे निवास स्थान था। यहाँ पे एक बात याद रखना, जम्बू द्वीप जो है ना, यहाँ पे आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इनका नामकरण आर्यवर्त भी रखा गया। किसका? इसका नाम, यानी इनका नाम आर्यवर्त भी है, आप लोग को याद रखना है, आर्यवर्त, जिसे यानी कि भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है, यानी कि आर्यवर्त के रूप में भी इसका नामकरण हुआ और इसके रूप में भी जाना जाता है। कौन? ये भारत। यानी कि इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो भारत यानी कि इंडिया, भारत का नाम भारत तो कैसे पड़ा जान गए आप, लेकिन अब भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का जो सेकंड नाम है वो है आर्यवर्त। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आर्यवर्त इसे क्यों कहा गया, इसका नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा। तो ये एक जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप, जो कि दक्षिण भाग का एक हिस्सा है ये जम्बू द्वीप, और दक्षिणी भाग का ये भारत क्या है, इस दक्षिणी भाग का एक छोटा सा हिस्सा है भारत। ठीक है, भारत, और भारत का ही नाम क्या है, आर्यवर्त। और फिर जम्बू द्वीप पर आर्य यहाँ पे निवास करते थे। कहाँ? जम्बू द्वीप पर निवास करते थे, इस वजह से इसका नाम आर्यवर्त कर दिया गया और भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर एक पॉइंट में ये आ जाती है कि मध्यकालीन इतिहास। हाँ, मैं आपको बताऊं मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने, जैसे कि मध्यकालीन जो इतिहास लेखक थे, जैसे कि फारसी के लेखक हो गए, अरबी के लेखक हो गए, उन्होंने भारत देश को, जानते हो, भारत देश को हिंद और हिंदुस्तान शब्द से भी पुकारा है। यानी कि आप एक बात याद रखना, जो हम लोग सुनते हैं हिंदू, हिंदुस्तान शब्द, तो आप लोग को कभी आप लोगों ने सोचा है कि हिंदू और हिंदुस्तान शब्द भारत को कैसे प्राप्त हुआ, कैसे इसका नाम हिंदू हिंदुस्तान पड़ा? क्या भारत नाम सही नहीं था भारत का? इंडिया नहीं बोला जाता था इंग्लिश में उसे? क्या आर्यवर्त कम था जो हिंदू हिंदुस्तान भी उसका नाम पड़ गया? तो क्यों पड़ा और किसने रखा, हम आपको बताते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ दोस्तों। अभी समझिए कि जो मध्यकालीन के जो लेखक थे, क्या लेखक, याद रखना, मध्यकालीन इतिहास के जो लेखक थे, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के लेखक कौन, मैं आपको बता दूं, मध्यकालीन लेखक के इतिहास के जो लेखक थे, जैसे कि फारसी और अरबी, ठीक है, अरबी, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के जो लेखक थे फारसी और अरबी, इन इतिहासकारों ने क्या किया, माने कि मध्यकालीन इतिहास के जो लेखक थे फारसी और अरबी, उन लेखकों ने क्या किया, भारत मतलब इस देश को हिंदू नहीं, हिंद हो गया, और हिंदुस्तान जो हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द से भी क्या किया, संबोधित किया। कौन? तो मैं आपको बताऊं अब, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भारत का आपने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें नामकरण की बात आई। नामकरण में हम लोगों ने देखा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भरत के नाम पे पड़ा, और भरत के नाम पे पड़ा तो भरत के पिता और माता का नाम हम लोगों ने जाना, दुष्यंत और शकुंतला। अब इसके बाद में हम लोगों ने ये जाना कि भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। तो भारत को आर्यवर्त नाम से भी क्यों पुकारा जाता है, तो आर्यवर्त के नाम से क्यों पुकारा जाता है, तो मैंने आपको बताया, जो जम्बू द्वीप था वो क्या था, वो दक्षिणी का एक हिस्सा था, और उसी का एक हिस्सा क्या था, भारत था। तो जिसका नाम मतलब आर्यवर्त रखा गया, भारत को आर्यवर्त भी कहा गया। और आर्यवर्त क्यों कहा गया, क्योंकि जम्बू द्वीप पे आर्य लोग निवास करते थे, इस वजह से भारत का नाम आर्यवर्त भी रखा गया। और फिर यहाँ पे तीसरी पॉइंट ये आ गई कि भारत को हिंदू और हिंदुस्तान नाम से भी पुकारा गया है। तो क्यों भारत को हिंदू और हिंदुस्तान के नाम से पुकारा गया? और आप लोगों ने तो ये सुना है कि हाँ, भारत का नाम हिंदुस्तान है, हिंद भी है, भारत का नाम हिंद भी है और हिंदुस्तान भी है। तो ये नाम किसने दिया? तो भारत को हिंद और हिंदुस्तान नाम जो मिला
वो मध्यकालीन इतिहास के जो लेखक थे, फारसी और अरबी के लेखकों ने भारत देश को हिंद और हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। ठीक, तो यहाँ पे भारत का एक नहीं, आर्यवर्त नाम, भारत नाम, हिंद और हिंदुस्तान, कुल मिला के 5 नाम इसका पड़ा है। ठीक है, इंडिया। अब फिर एक बात यहाँ पे और आती है, मैं आपको और बताऊंगी, अभी आपकी पॉइंट्स खत्म नहीं हुई है। आप ये समझिए, मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे जब हम लोग नामकरण की बात कर रहे थे तो नामकरण में हम लोगों ने कितना भारत के यानी कि इंडिया के कितने, हम लोगों ने इंडिया के कितने नाम को जाना, भारत नाम को देखा, फिर आर्यवर्त, ठीक, हम लोगों ने आर्यवर्त को भी नाम को देखा, ठीक है, आर्यवर्त नाम को भी देखा। फिर हम लोगों ने अब हमने देखा हिंद और हिंदुस्तान, यानी कि इसके 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 नाम, भारत के 4 नाम हो गए। हिंदू और हिंद, हिंद भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। और हिंद और हिंदुस्तान जो नाम इसे मिला वो मध्यकालीन लेखक, मतलब मध्यकालीन इतिहास के जो लेखक थे फारसी और अरबी, इन लेखकों ने भारत को ये नाम प्रदान किया था, हिंद और हिंदुस्तान। ठीक दोस्तों, अब फिर यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भारत के पर्याय के रूप में संयुक्त इंडिया, इंडिया जो हम लोग जो भारत को इंडिया कहते हैं, ये इंडिया शब्द को आप लोग समझ लीजिए, इंडिया शब्द जो है ये इंडोई, मतलब इंडिया जो है ये भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से हुई है। किसकी? इंडिया शब्द की। यूनानी शब्द जो इंडिया है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से हुई है, इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझे कि भारत के नामकरण की हम लोगों ने बात की, तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। तो भारत के कितने नाम हैं? भारत के जैसे कि इंडिया, इंडिया हो गया, और भारत तो जानते ही हो आप लोग, आर्यवर्त, हिंद और हिंदुस्तान, भारत के इतने नाम हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको हमारे पॉइंट्स समझ में आई होगी। और मैं आपको अभी आपका लेसन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैंने इसमें आपको 5 पॉइंट्स पढ़ाया सिर्फ भारत के नामकरण को लेकर। हम आगे भी आपको भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सको। ओके दोस्तों, आपको जो बातें ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट करना, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।